हेलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? ओके। आलोक, शुभम, मनीष, राधे राधे, आशीष, अजय, माधुरी, खुशी, डीएस, निधि। ठीक है, मैं बोल देता हूँ टीम से। ओके। नमस्कार। तो सभी लोग बढ़िया हैं? सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है? उम्मीद यही है कि आप लोगों को जो ये छुट्टियां मिली हुई होंगी, इसमें आपने थोड़ा बहुत एंजॉय किया होगा और कोशिश की होगी कि चीज़ों को रिकॉल कर लिया जाए, है ना? थोड़ा रिलैक्स करना भी जरूरी है, ये नहीं कि बिल्कुल रातों दिन लगे हुए हैं तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि हम पढ़ाई से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक आध दिन का गैप लेके थोड़ा सा अपने मन के माहौल को ठीक भी करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो अभी लिखना है हमें बहुत सारी चीज़ों को। पिछली क्लास में मैंने आपको पहला कर्नाटक युद्ध समझा दिया था। हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारणों की चर्चा कर ली थी। फर्स्ट कर्नाटक वॉर के रीजंस को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। हमने जाना था कि पहला कर्नाटक युद्ध का सबसे बड़ा या मूल कारण यही है कि यूरोपीय कंपनियां भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना चाहती थीं। जो मेन रीजन है बिहाइंड ऑल द कर्नाटक वॉर इज ऑल द यूरोपियन कंपनीज वांट्स टू एस्टैब्लिश देयर सोल मोनोपोली ऑन दी इंडियन ट्रेड। ये सबसे बड़ा कारण था। फिर इसके लिए अलग अलग बहाने ढूंढे गए। तो 1740 में ऑस्ट्रिया का एक उत्तराधिकार युद्ध होता है, जिसमें एक ओर प्रशा और फ्रांस होते हैं, दूसरी ओर ब्रिटेन और रशिया होते हैं। वो युद्ध 1740 में वहां पर शुरू हुआ। उसी के एक भाग के रूप में 1744 में 1744 में भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है। फर्स्ट कर्नाटक वॉर शुरू हुआ। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। फिर हमने बताया था आपको कि एक अंग्रेज अधिकारी था, बर्नेट नाम का। उसने फ्रांस के जहाजों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि डुप्ले जो है वो भारत में युद्ध शुरू नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि फ्रांस की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी। जो फ्रेंच है उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था, और यही एक कारण था दोस्तों कि फ्रांसीसियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने भारत में विस्तारवाद की नीति का अनुसरण किया। इसीलिए उन्होंने इंडिया में एक्सपेंशन की पॉलिसी को बनाया। फिर इसी के तहत जब डुप्ले ने देखा कि अंग्रेजों ने उनके जहाजों पर अधिकार कर लिया है, तो डुप्ले भी अटैक करना चाहता था। लेकिन डुप्ले के पास सेना नहीं थी। तो मॉरिशस, जिस पर फ्रांस पहले ही अधिकार कर चुके हैं, तो मॉरिशस में लाबूरदौने नाम का एक कैप्टन हुआ करता था। तो डुप्ले ने लाबूरदाने को बुलाया कि यहाँ पर सिचुएशन हो चुकी है और आपको आना पड़ेगा हेल्प करने के लिए। तो लाबूरदाने लगभग 2000 सैनिकों के साथ भारत आता है। डुप्ले और लाबूरदाने ने मिलकर के मद्रास पर अधिकार कर लिया, और इस तरह इस युद्ध की शुरुआत हुई। और इस बड़े से युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होगा अडयार का युद्ध, या बैटल ऑफ सेंट थॉमे, जो भारतीय इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध ने यूरोपियों के परसेप्शन को बदल दिया। जो यूरोपियन है उनकी मानसिकता को पूरी तरह से खोल करके रख दिया। तो पहले मुझे यह बताइए कि हमने कितने कारण लिखे थे, और आखिरी कारण हमने क्या लिखा था। मुझे बस एक बार ये बता दें, पूरा स्टेटमेंट ना बताएं, आखिरी की लाइन या शुरू की लाइन बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने कितने कारण आपको डिक्टेट करवा दिए थे? कमेंट कीजिए एक बार। कितने कारण हो चुके थे दोस्तों? दो कारण हो चुके थे। तात्कालिक कारण अस्त्रीय वाला। देखो, एक कारण तो मुझे याद है कि मैंने आपको ब्रिटेन और फ्रांसीसी की प्रतिद्वंद्विता के बारे में लिखवाया था। और दूसरा कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध मैंने पूरा लिखवा दिया था आपको। नहीं, 44 से 48 ही है कर्नाटक युद्ध की जो आप डेट कह रहे हैं। कई किताबों में 46 लिखा रहता है, बट मैक्सिमम बुक्स में 44 to 48 लिखा है।
ठीक है, हो गया था। ओके, तो अब आप तीसरा कारण लिखेंगे। सेकंड मैंने लिखवा दिया था, उत्तराधिकार वाला कारण पूरा हो चुका था। ठीक है, तो तीसरा कारण लिखिए अब आप। ठीक, ओके, डन है, डन है, हो गया था। तो लिखें, तीसरा कारण लिखें। लिखिए, शुरू करें। थर्ड शुरू करें, बोलना शुरू करूं मैं तीसरा कारण? एक बार बता दीजिए आप लोग रेडी हैं? तो फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। ठीक है, मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। बाकी जो मैक्सिमम चीजें मैं पढ़ रहा हूँ ना अलग अलग किताबों में, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, उसमें 44 लिखा हुआ है। ठीक है। देखिए, कई बार क्या है ना कि 46 में अडयार का युद्ध हुआ था, तो लोगों को ये लगता है कि अडयार के युद्ध से कर्नाटक वॉर शुरू हुआ, पर जैसा मैंने आपको बताया कि सितंबर 1744 में, सितंबर 1744 में बर्नेट ने फ्रांस के जहाजों पर अधिकार किया था, तो वहां से इस युद्ध की शुरुआत मानी जाती है ना, 46 से नहीं मानी जाती है। चलिए, फिर भी मैं आपको एक बार अलग से चेक करके बता दूंगा। लिखें तीसरा पॉइंट। सितंबर 1744 में, सितंबर 1744 में, सितंबर 1744 में अंग्रेजी अधिकारी, अंग्रेजी अधिकारी बार्नेट, अंग्रेजी अधिकारी बार्नेट ने, बार्नेट के द्वारा, बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना, ये तीसरा कारण है। सितंबर 1744 में, सितंबर 1744 में फ्रांसीसी, फ्रांस सॉरी सितंबर 1744 में अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी बार्नेट द्वारा, अंग्रेज अधिकारी बार्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना। इंग्लिश में लिखिए, कैप्चरिंग ऑफ फ्रेंच शिप, कैप्चरिंग ऑफ फ्रेंच शिप बाय, बाय ब्रिटिश नेवल कैप्टन, बाय ब्रिटिश नेवल कैप्टन बार्नेट। ठीक, चौथा पॉइंट लिखें, फोर्थ। फ्रांसीसियों, फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, डुप्ले तुरंत ही, तुरंत ही अंग्रेजों को प्रत्युत्तर देना चाहता था, तुरंत ही अंग्रेजों को प्रत्युत्तर देना चाहता था, किंतु, किंतु सैन्य अभाव के कारण, किंतु सैन्य अभाव के कारण वह ऐसा ना कर सका, किंतु सैन्य अभाव के कारण वह ऐसा ना कर सका। फिर से एक बार हिंदी में रिपीट करूंगा। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले तुरंत ही अंग्रेजों को प्रत्युत्तर देना चाहता था, प्रत्युत्तर देना चाहता था, किंतु, किंतु सैन्य अभाव के कारण वह ऐसा ना कर सका। देखिए इंग्लिश में, अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इसमें और जुड़ेगा, तो अभी इसको वो मत करना कि अगले सेंटेंस पे आ जाओ, अभी इसमें और लिखेंगे हम। देखिए इंग्लिश में, फ्रेंच गवर्नर डुप्ले,
French Governor Duplay wanted to give immediate reply. French Governor Duplay wanted to give immediate reply to Britishers, but he couldn't, but he couldn't, but he couldn't due to, but he couldn't due to lack of military support, lack of military support. इसी सेंटेंस में आगे लिखिए परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप डुप्ले ने, परिणाम स्वरूप डुप्ले ने, डुप्ले ने मॉरिशस में स्थित, मॉरिशस में स्थित फ्रांसीसी, फ्रांसीसी अधिकारी, अधिकारी फ्रांसीसी अधिकारी लाबूर्दोने, फ्रांसीसी अधिकारी लाबूर्दोने को भारत बुलाया, को भारत बुलाया तथा, तथा दोनों ने मिलकर, दोनों ने मिलकर, तथा दोनों ने मिलकर 21 सितंबर 1744 को, तथा दोनों ने मिलकर 21 सितंबर 1744 को अंग्रेजी, अंग्रेजी बस्ती मद्रास पर अधिकार कर लिया, तथा दोनों ने मिलकर 21 सितंबर 1744 को अंग्रेजी बस्ती मद्रास पर अधिकार कर लिया। अंडरस्टूड? यहां तक मेरी बात समझ में आई आपको? इंग्लिश में लिखिए does Duplay asked assistance from French governor in Mauritius, Labourdonnais, French governor in Mauritius, Labourdonnais, full stop. With the help of Labourdonnais, 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 Duplay captured British settlement of Madras, British settlement of Madras in September 21st September 1744. ठीक? चलिए एक नोट लगाओ दोस्तों, यहां पर अलग से ऐसा बॉक्स में लिखना है, ठीक है? बॉक्स बाद में बनाना, पहले ऐसा नोट डाल के लिखो, नोट और इस पे स्टार लगा देना। ओके, नोट लिखो एक अलग से। चलिए मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी कंपनी, लिखिए, नोट लिखिए और लिखिए फ्रांसीसी कंपनी तथा डुप्ले, फ्रांसीसी कंपनी तथा डुप्ले हाँ ये तो है, फ्रांसीसी कंपनी तथा डुप्ले इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे,
इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे, कॉमा, क्योंकि क्योंकि फ्रांस के व्यापार में पूंजी पूंजी ऋण लेकर लगाई जाती थी, ऋण लेकर लगाई जाती थी, और एक व्यापारिक अभियान के पूरा होने पर और एक व्यापारिक अभियान के पूरा होने पर राशि लौटा दी जाती थी, राशि लौटा दी जाती थी। लिखिए, इंग्लिश में लिखिए। The French governor Duplay, the French governor Duplay was not in the favor of this war due to poor financial condition of France and French East India Company, due to poor financial condition of France and French India Company, French East India Company। ठीक, तो ये वाला भी इसको रख दीजिए आप। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हम पारुल पे बात करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने प्रमुख कारण पढ़ लिए। अब देखिए, अब जो अगली हेडिंग हमें लगानी है, ये हमारे कारण थे पहले फ्रांसीसी युद्ध के। अब दूसरी हेडिंग आप इसमें लगाइए, महत्वपूर्ण घटना। इसी के तहत महत्वपूर्ण घटना, इंपॉर्टेंट इवेंट। ओके, तो अब जरा इस बात को समझ लीजिए, फिर मैं आपको ये बात लिखवा देता हूं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको ध्यान से जरा आप समझिएगा। बस एक सेकंड दीजिए मुझे, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए। हेलो हेलो, ठीक है, एक बार मैं रिपीट करूंगा। तो पहले महत्वपूर्ण घटना मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ये जो कर्नाटक वाला रीजन है, ये इस वाले एरिया में है, और यह कर्नाटक जो है वो मूल रूप से हैदराबाद के तहत आ रहा है। हालांकि हमने ये भी जाना था कि हैदराबाद का कर्नाटक पर सीधा सीधा अधिकार नहीं है, और कर्नाटक का जो नवाब है वो स्वतंत्र रूप से ही शासन करता है, वो इंडिपेंडेंट रूप से ही शासन कर रहा है। अब आप खुद समझें इस बात को, जो मैंने पिछली क्लास में आपको पानीपुरी वाला एग्जाम्पल दिया था, कि होने ये लगा कि कर्नाटक के क्षेत्र में, इस पर्टिकुलर एरिया में, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां पर ब्रिटेन और फ्रांस के लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इससे प्रॉब्लम किसको हो रही है? तो बट नेचुरल सी बात है कि इससे समस्या किसको होगी? तो इससे समस्या हो रही है कर्नाटक के लोगों को, और विशेष तौर पर कर्नाटक के व्यापारियों को, और इसी बात का फायदा अंग्रेज उठाते हैं।
इसी बात का फायदा कौन उठाते हैं दोस्तों? इसी बात का फायदा अंग्रेज उठाते हैं। समझिएगा इस बात को। जैसे ही सितंबर 1744 में डुप्ले और लाबूरदा ने, इन दोनों ने मद्रास पर अधिकार कर लिया, तो तुरंत अंग्रेज किसके पास पहुंच गए? तो तुरंत अंग्रेज पहुंच जाते हैं कर्नाटक के नवाब के पास। कर्नाटक के नवाब के पास चुगली करने के लिए कि देखो देखो, आपके क्षेत्र में आता है मद्रास, हम तो मद्रास आप ही के क्षेत्र में मानते हैं, लेकिन मद्रास पर किसने अधिकार कर लिया? मद्रास पर डुप्ले और लाबूरदाने ने अधिकार कर लिया। अब आप समझे, राजा को भड़काना बहुत आसान उस समय, और अंग्रेज इस चीज में बड़े माहिर थे। तो दोनों पहुंच गए अनवरुद्दीन के पास, जो कि कर्नाटक का नवाब है उस समय, और अनवरुद्दीन से कहने लगे कि साहब, ये मद्रास तो आपके हिस्से में आता है, और मद्रास पर मतलब आपकी जमीन पर फ्रांसीसियों ने अधिकार कर लिया, इसका कुछ समाधान कीजिए। हम तो यहाँ व्यापार करने आए हैं, व्यापार करके चले जाएंगे, फकीर आदमी है, क्या लेकर आए थे क्या लेके चले जाएंगे, बात खत्म है। ठीक है, तो ये वाली बात उन्होंने कह दी। अब यहां से बात आगे बढ़ी, तो फिर क्या हुआ? जो कर्नाटक का नवाब है, जो कर्नाटक का नवाब है अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन इसने तुरंत डुप्ले को एक मैसेज भेजा और डुप्ले से कहा कि मद्रास वापस दो, मद्रास वापस दो। डुप्ले ने कहा नहीं, डुप्ले ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप राजा की बात नहीं मान रहे हो, समझो इस बात को, आप किसकी बात नहीं मान रहे हो? राजा की बात नहीं मान रहे हो। तो फिर राजा ने क्या किया? राजा ने युद्ध करने का ठान लिया। राजा ने क्या किया? राजा ने युद्ध करने का ठान लिया। एक मिनट दीजिए बस। ठीक है, तो फिर कर्नाटक के नवाब ने कहा कि अब तो फिर युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो एक जगह है दोस्तों, इसी क्षेत्र में एक जगह है जिसे सेंट थोमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट थोमे कहा जाता है। और ये जो जगह है, एक नदी है यहाँ पर, और नदी का नाम है अडियार नदी। तो अडियार नदी के पास एक जगह है, और उस जगह को हम सेंट थोमे कह रहे हैं। तो इस सेंट थोमे नाम की जगह पर 1746 में, 1746 में, समझिएगा बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब हम युद्ध देखने के लिए जा रहे हैं, बाहुबली का बैकग्राउंड हो चुका है, अब दोनों के बीच में युद्ध देख लो। तो 1746 में जो सेंट थोमे नाम की जगह है अडियार नदी के पास, वहां पर कर्नाटक का नवाब और फ्रांसीसी सेना आमने सामने होती है। जो कर्नाटक की सेना है, कहा जाता है कि इसमें लगभग 10,000 सैनिक थे दोस्तों, 10,000 सैनिक। और इसे लीड कर रहा है महफूज खान। कौन लीड कर रहा है? महफूज खान। वहीं फ्रांस की सेना में, समझने वाली बात है, फ्रांस की सेना में 230 फ्रांसीसी सैनिक है, 230 फ्रेंच मिलिट्री है, और 700 भारतीय सैनिक है। मतलब 1,000 भी नहीं हो रहा है। और इनको लीड कर रहा है कैप्टन पैराडाइज। अभी कहानी सुनना, लिखने में मत लगना ना, कैप्टन पैराडाइज। ठीक है, कैप्टन पैराडाइज इनको लीड कर रहा है। अब आप अंतर देखो, एक तरफ कर्नाटक की सेना है जिसमें लगभग 10,000 सैनिक है, और दूसरी ओर फ्रांस की सेना है जिसे कैप्टन पैराडाइज लीड कर रहे हैं, और इस सेना में 250 से भी कम फ्रांसीसी सैनिक हैं और 700 भारतीय हैं, तो कुल मिलाकर के 930 सैनिक। दोनों के बीच में लड़ाई होती है,
और आप जान रहे हैं कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ दोस्तों। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में फ्रांसीसी जीत जाते हैं। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजय हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि इस युद्ध का कितना ज्यादा महत्व होगा, इस बैटल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस युद्ध में यह बता दिया गया है दोस्तों, इस युद्ध में यह बता दिया गया है कि कि एक तरफ 10,000 सैनिक और दूसरी ओर बस बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड, बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षित 900 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों को हरा दिया। फिर अलग अलग इतिहासकार हैं। एक इतिहासकार हैं ओर्म, उन्होंने कहा कि यूरोपीय जातियों को भारतीय नरेशों की सैनिक शक्ति का उस समय तक सही अंदाजा नहीं था, किंतु एक फ्रांसीसी टुकड़ी ने संपूर्ण सेना को हराकर उसका खोखलापन जाहिर कर दिया। तो वहीं पर डॉडवेल कहते हैं कि इस युद्ध ने डुप्ले के प्रयोगों और क्लाइव की विजय नीतियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। और मैलेसन ने कहा कि इस युद्ध को भारत की निर्णायक लड़ाइयों में से एक माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे यूरोपीय सैनिकों की सैन्य कुशलता के बारे में पता चला और भारतीय नरेशों की सैन्य विफलता की जानकारी मिली। तो आप समझो, ये जो बैटल है सेंट थोमे, ये छोटा सा युद्ध है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी तक यूरोपीय कंपनियां जब जब भारतीयों से लड़ रही थी, यूरोपियन कंपनीज जब जब इंडियन से लड़ी हैं, यूरोपीय कंपनी हारी हैं, क्योंकि वो बड़ी शक्तियों से लड़ती थी। पुर्तगाली किससे लड़ने के लिए गए? पुर्तगाली मुगलों से लड़ने के लिए गए। अंग्रेजों की बहस भी किससे हुई? मुगलों से हुई। तो भाई मुगलों के सामने तो आप माने ना माने, पर आप चींटी के समान ही है, वो हाथी के समान है। ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं कि उसकी सूंड में घुस जाओगे, तो फिर नहीं, उन्हें कुचल दिया दोनों ने। लेकिन अब भी बिल्कुल फ्रेंच गवर्नर, ये जो इस समय है डुप्ले, इसके नोट्स मिले हैं, और उस नोट्स में भी ये लिखा हुआ है कि वी वर श्योर दैट वी विल नॉट विन द वॉर, बिकॉज चांस ही नहीं था यार। 10,000 लोग हैं और 930 लोग हैं, बट बस हमने प्लानिंग की, हम ट्रेंड थे, और हमने प्लान को एग्जीक्यूट किया, और हमने उन्हें युद्ध में हरा दिया। तो इसीलिए सेंट थॉमे का जो युद्ध है, जो अडयार नदी के किनारे हुआ, इसे अडयार का युद्ध भी कहा जाता है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए, मेरी बात समझ में आई? तो फिर मैं आपको लिखवा दूं। क्लियर? अब यार ये युद्ध तो मुझे नहीं पता, ये बहुत मतलब गहराई में मुझे जाके डॉक्यूमेंट सर्च करने पड़ेंगे। अब देखो, हराया है ये मुझे पता है, हराने का तरीका क्या रहा होगा तो ये अलग बात है। बाबर ने भी हराया था। जब बाबर भारत आया था तो उसके पास भी बहुत बड़ी सेना नहीं थी, उसकी छोटी सी सेना ने बहुत से लोगों को हरा दिया था, तुलगमा पद्धति का प्रयोग करके। ठीक, चलिए, क्लियर है? चलो, तो अब लिखेंगे आप लोग, लिखिए। लिखना शुरू करें, और इसमें कथन भी बहुत सारे लिखने हैं। तो आपने हेडिंग लगाया था महत्वपूर्ण घटना, उसी में हेडिंग लगा दीजिए सेंट होमे या अडयार का युद्ध, नवंबर 1746। ठीक, चलिए, तो इसमें लिखें नंबर 1 और नंबर 3। चलिए, पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए दोस्तों, पहला पॉइंट लिखिए। 4 नवंबर, स्पेसिफिकली लिख लीजिए, यहां पर 4 नवंबर लिख लो। 4 नवंबर, चलिए पहला पॉइंट लिखें। चार नवंबर
4 नवंबर 1746 को, बेटा थोड़ा बहुत पढ़ लो, आप लोग ध्यान लगा लो थोड़ा पढ़ाई पे। देखो मैं कब से देख रहा हूँ आप लोग आपस में बात करने लगे हुए हो, गलत बात है ना ये? आप ही बताओ मुझे। ठीक है, ध्यान रखो यार, पढ़ रहे हो तो पढ़ लो एक बार, हाँ बाद में बात कर लेना आपस में, रोज वही बोल रहा हूँ मैं। चलो लिखो आप। 4 नवंबर 1746 को, 4 नवंबर 1746 को कर्नाटक के, कर्नाटक के सेना, कर्नाटक की सेना, ब्रैकेट में लिखें नेतृत्वकर्ता महफूज खान, ब्रैकेट में लिखें नेतृत्वकर्ता महफूज खान, 4 नवंबर 1746 को अडयार नदी के किनारे, अडयार नदी के किनारे 4 नवंबर 1746 को अडयार नदी के किनारे सेंट थॉमे में, अडयार नदी के किनारे सेंट थॉमे में कर्नाटक की सेना, कर्नाटक की सेना ब्रैकेट में नेतृत्वकर्ता महफूज खान तथा, तथा फ्रांसीसी सेना, तथा फ्रांसीसी सेना ब्रैकेट में लिखिए नेतृत्वकर्ता कैप्टन पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज के मध्य, के मध्य एक निर्णायक युद्ध हुआ, एक निर्णायक युद्ध हुआ जो, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का हिस्सा है। इंग्लिश में लिखिए अ डिसाइसिव बैटल, अ डिसाइसिव बैटल was fought, a decisive battle was fought between, between, between French, French army, French army ब्रैकेट में लिखिए लीडर कैप्टन पैराडाइज, फ्रेंच आर्मी एंड कर्नाटिक आर्मी, कर्नाटिक आर्मी ब्रैकेट में लिखिए लीडर महफूज खां एट, एट सेंट थॉमे, एट सेंट थॉमे नियर, नियर अडयार रिवर, एट सेंट थॉमे नियर अडयार रिवर, फुल स्टॉप लगा के। दिस, दिस बैटल was the part of First Carnatic War. This battle was the part of First Carnatic War. दूसरे में लिखिए कारण, लिखिए कारण, लिखें इसमें कर्नाटक के, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसियों को आदेश दिया, लिखिए कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसियों को आदेश दिया, आदेश दिया कि वे मद्रास, मद्रास कर्नाटक को सौंप दें, कि वे मद्रास कर्नाटक को सौंप दें, किंतु, किंतु
फ्रांसीसियों ने इस आदेश की अवहेलना की, किंतु फ्रांसीसियों ने इस आदेश की अवहेलना की, जो जो इस युद्ध का मुख्य कारण था, जो इस युद्ध का मुख्य कारण था। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, परिणाम। इंग्लिश में बोलना है, मैं बोल रहा हूं, एक मिनट। परिणाम, हाँ पहले इंग्लिश में सेकंड पॉइंट लिख दो, रीजन लिखें। फ्रेंच denied the order of अनवरुद्दीन ब्रैकेट में लिखिए, नवाब ऑफ कर्नाटक। फ्रेंच डिनाइड द ऑर्डर ऑफ अनवरुद्दीन, ब्रैकेट में लिखिए, नवाब ऑफ कर्नाटक, टू रिटर्न द मद्रास टू कर्नाटक, चलिए तीसरा लिखिए, परिणाम, रिजल्ट। चलिए लिखिए, माना जाता है कि फ्रांसीसियों, ऐसा लिखिए, माना जाता है कि माना जाता है कि फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज ने माना जाता है कि फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज ने मात्र 230 फ्रांसीसी सैनिकों तथा 700 भारतीय सैनिकों की मदद से कर्नाटक की 10,000 सैनिकों वाली सेना को परास्त कर दिया। इंग्लिश में लिखिए, इट इज बिलीव्ड दैट फ्रेंच कैप्टन पैराडाइज defeated the Carnatic army of 10,000 personnel with only the help of 230 French personnel and 700 इंडियन पर्सनल। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको नीचे कुछ कथन लिखना है। कथन, मैं 3 कथन बोलूंगा आपके सामने, ठीक है। एक कथन मैं बोलूंगा डॉडवेल का, तो डॉडवेल का कथन लिखिए आप लोग, इस तरीके से लिखेंगे आप, डॉडवेल, ओके। और यहां से सीधे सवाल उठ के आ जाते हैं, यहां से क्या आ जाते हैं, सीधे सवाल उठ कल के आ जाते हैं। फिर दूसरा कथन मैं बोलूंगा मैलेसन का,
तो फिर मैलेसन का कथन लिखेंगे। चलिए डॉडवेल का स्टेटमेंट लिखिए, इस तरह से डॉडवेल का स्टेटमेंट लिखिए, बड़े इंपॉर्टेंट कथन है, कथन लिखेंगे आप डॉडवेल का। देखिए इस युद्ध ने इस युद्ध ने इस युद्ध ने डुप्ले के प्रयोगों और इस युद्ध ने डुप्ले के प्रयोगों और क्लाइव की विजयों के लिए रास्ता साफ कर दिया। तो डॉडवेल ने क्या कहा कि इस युद्ध की वजह से डुप्ले अपने एक्सपेरिमेंट इंडिया में कर सका और रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में एक्सपेंशन कर सका। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं, पहले इंग्लिश में लिखिए। दिस बैटल paved the way for Duple's experiment and Clive's expansion. ठीक है, देखिए इस युद्ध की वजह से, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इस युद्ध का सिर्फ एक ही बड़ा महत्व है, और वो महत्व यह है कि इसने यूरोपियों के माइंडसेट को बदल दिया। यूरोपीय समझ गए थे कि हम भारतीय सेना को हरा सकते हैं अगर हमारे पास एक ट्रेंड आर्मी है। बस एक प्रशिक्षित सेना की मदद से आप बड़ी से बड़ी भारतीय सेना को हरा सकते हैं। इस युद्ध में उन्होंने देखा कि जो इंडियन आर्मी है वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। ठीक है, वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं। जैसा होता है ना, वर्ल्ड कप जब आता है तो हम पैनिक कर जाते हैं फाइनल्स में, तो उसने देखा कि ये बहुत जल्दी पैनिक भी कर जाते हैं, तो उस पैनिक का भी फायदा उठाना आ गया। अब वो जानबूझ के पैनिक क्रिएट करने लगे कि हम जानबूझ के पैनिक क्रिएट करेंगे, तो पैनिक भी वो बहुत ज़्यादा होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। दीज ऑल थिंग्स वी सी हियर। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट मैलेसन का लिखिए, मैलेसन। और मैं आपको बता रहा हूं, होता यह है कि ये पूरा का पूरा कथन उठ करके आ जाएगा और फिर आपसे कहेगा कि इस कथन को समझाइए। कथन वाले सवाल आ जाते हैं यूपीएससी में, अक्सर ऐसे सवाल बहुत आते हैं। यूपी में अभी तक ज्यादा देखने नहीं मिले हैं, पर देखिए एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको कथन वाले सवाल पूछ लिए जाएं। अब मैलेसन का स्टेटमेंट लिखें, मैं बोल रहा हूं मैलेसन का। ठीक चलिए लिखिए, मैलेसन का कथन लिखिए आप लोग। इस युद्ध को भारत की एक निर्णायक लड़ाई माना जाना चाहिए। इस युद्ध को भारत की एक निर्णायक लड़ाई माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे यूरोपीय सैनिकों की कुशलता तथा भारतीय सैनिकों की अकुशलता व्यक्त हुई। क्योंकि इससे यूरोपीय सैनिकों की कुशलता और भारतीय सैनिकों की अकुशलता व्यक्त हुई। हर्षिता और आलोक, अभी आप लोगों को एथिक्स पढ़ना बाकी है, मैं समझ गया। एथिक्स में एक टॉपिक पढ़ोगे आप लोग, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, अभी सीखना आप लोग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप अधिकारी तो छोड़ दीजिए, एक बेहतर शायद व्यक्ति नहीं बन पाते। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखोगे जब एथिक्स पढ़ोगे, तो यू विल लर्न अ लॉट। ठीक है, उसमें आपको बहुत अच्छा टॉपिक मिलेगा ईक्यू, तो आप मुझे याद कर लेना कि हाँ सर ने एक क्लास में ईक्यू के बारे में बताया था। फिर आप देखना, अगर आप लोगों ने ईक्यू अच्छे से पढ़ लिया
तो आप देखोगे कि आपके व्यक्तित्व में कितने बदलाव आ जाएंगे। आपका खुद का जो पर्सनल लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगा आफ्टर स्टडिंग EQ। ठीक। इमोशनल क्वेश्चन भी बोलते हैं कुछ लोग, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, अलग अलग उसमें जवाब है। चलिए इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए फिर में। हाँ, तीसरा स्टेटमेंट आपको ओर्म का लिखना है, ओर्म। इंग्लिश में लिखिए दिस बैटल, मैलिसन का स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं इंग्लिश में। दिस बैटल मस्ट बी कंसीडर्ड, दिस बैटल मस्ट बी कंसीडर्ड the most important battle of Indian history, the most important battle of Indian history, because the most important battle for Indian history, because this showcased, this showcased the talent and supremacy, this showcased the talent and supremacy of European army, of European army, and and loopholes of, loopholes of Indian army। देखो इंडियन आर्मी नहीं बोलेंगे, इंडियन रूलर्स आर्मी लिखिए, भारतीय शासकों की सेना, क्योंकि उस समय भारत एक देश नहीं है, ठीक है, पूरे तरीके से वैसा यूनिट नहीं है इंडिया, अलग अलग रियासतें बनी हुई हैं। ठीक, चलिए अब लिखिए ओर्म, इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूं कि ओर्म कैसे लिखते हैं। ओर्म, ORME, ओर्म का स्टेटमेंट लिखिए अब आप, ओर्म का स्टेटमेंट लिखिए, हिंदी में लिखें। यूरोपीय जातियों को, यूरोपीय जातियों को भारतीय नरेशों की, लिखिए, यूरोपीय जातियों को भारतीय नरेशों की सैनिक शक्ति का, भारतीय नरेशों की सैनिक शक्ति का उस समय तक, उस समय तक सही अंदाजा नहीं था, उस समय तक सही अंदाजा नहीं था, किंतु किंतु एक छोटी फ्रांसीसी टुकड़ी ने, किंतु एक छोटी फ्रांसीसी टुकड़ी ने संपूर्ण सेना को हराकर, संपूर्ण सेना को हराकर उसका खोखलापन सिद्ध कर दिया, उसका खोखलापन सिद्ध कर दिया। इंग्लिश में लिखिए, यूरोपियन नेशन, यूरोपियन नेशन did not have a correct idea, did not have a correct idea of military power, of military power of the Indian kings, military power of the Indian kings till that time, till that time, comma, but a French squad, but a French squad defeated the entire army and proved, proved the hollowness of, and proved the hollowness of
इंडियन किंग्स आर्मी, इंडियन किंग्स आर्मी। देखो दोस्तों, ये जो सवाल है, ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं कथन, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये दो तरह से पूछे जाते हैं। एक तरीका क्या है पूछने का, कि आपको सवाल दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने सीधा आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, यही जो मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया, कि यूरोपियन देशों को भारतीय नरीशों की सैनिक शक्ति का उस समय तक सही अंदाजा नहीं था, किंतु जब एक छोटी सी फ्रेंच टुकड़ी ने भारतीय सेनाओं को हरा दिया, तब उन्हें उसका खोखलापन पता पड़ा, और लिख देगा कथन को समझाइए। तो वहां फिर आपको शुरू कैसे करना है, तो शुरू आप इसी कथन के साथ कर सकते कि उपरोक्त कथन, ये जो कथन है, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध में घटे सेंट थोमे के युद्ध को दर्शाता। फिर आप पूरा समझाएंगे कि सेंट थोमे का युद्ध क्या था। कई बार होता यह है कि जब आप स्टेटमेंट वाले सवाल देखते हो तो आपके मन में समस्याएं आने लगती हैं कि हम क्या लिखेंगे। यार, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दूसरे प्रश्नों से आसान होते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में आपको कंटेक्स्ट दे दिया जाता है। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको पता हो कि यह कथन किसने बोला था। बहुत से लोगों को कथन किसने बोला ये पता नहीं होता है, बस उन्हें वो सिचुएशन पता रखनी चाहिए कि अच्छा, ये जो कथन है ये किसके कंटेक्स्ट में बोला गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण घटना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक पर हम आएंगे और समझेंगे कि युद्ध खत्म कैसे हुआ, इस युद्ध का अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। यहां तक मुझे लगता है कि सारी बातें स्पष्ट हैं। मुझे बताएं, कोई दिक्कत? ठीक। हाँ, देखो, नहीं नहीं, देखो, मॉडर्न हथियार से काम नहीं बनता। सबसे ज्यादा काम पता है किससे बनता है? देखो, सबसे ज्यादा काम किससे बनता है दोस्तों? वो होता है आपकी ट्रेनिंग। देखो, आज हमारी भारतीय सेना को आप देखिए, दुनिया में किसी भी सेना को देखिए, वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। चाहे युद्ध हो या ना हो, लेकिन वो लगातार कंटिन्यूअसली अपने आप को ट्रेन रखते हैं। हर दिन उनकी ट्रेनिंग होती है। क्यों? मान लीजिए भैया, ऐसा बोल दिया जाए कि एक काम करो, सब अपने अपने घर में रहो, हम तुमको एक एक बंदूक दे दे रहे हैं, कल जब युद्ध होगा तो युद्ध लड़ने के लिए आ जाना, ऐसा बोल दे रहे हैं सब लोगों को। और फिर जस्ट इमेजिन करना कि अपन सब लोग अपने घर में, बस अपन को बंदूक दे दी गई है और कहा है कि आप आर्मी में हो, और कल के दिन हम पर एक आर्मी ने हमला किया। तो अगर हम प्रशिक्षित नहीं होंगे तो क्या हम उनसे लड़ पाएंगे? अब आप कर्नाटक की आर्मी सुनो, ये 10,000 लोग आए कहां से थे? तो ये 10,000 लोग क्या परमानेंट सोल्जर थे? नहीं थे। उस समय स्थायी सेना जैसा कंसेप्ट नहीं चल रहा था। बहुत कम शासक ऐसे हो पाए भारत में जिन्होंने परमानेंट आर्मी रखी। क्या होता था कि भैया जमीन का टुकड़ा दिया एक व्यक्ति को, कहा कि देखो, इस जमीन के टुकड़े से तुम हमको हर महीने 1,000 रुपए दे देना, और तुम 50 सैनिक को रखो। तो 50 सैनिक तुम्हारे, 50 तुम्हारे, 50 तुम्हारे, 50 तुम्हारे, इस तरह से सेना आती थी। अब ये 50 अलग माइंडसेट के, ये 50 अलग माइंडसेट के, ये 50 अलग माइंडसेट के, तो क्या आप युद्ध जीत पाओगे? सवाल ही पैदा नहीं हो। जब एक साथ ट्रेन किया जाता है, क्यों हमारे यहां पर आर्मी में एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है हर चीज की, इतनी सारी अलग अलग बटालियंस हैं, फिर भी उन्हें एक कॉमन ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर सभी बटालियंस को एक साथ लड़ना पड़ा तो वो कैसे लड़ेंगे? ट्रेनिंग। इसीलिए हम ट्रेनिंग पे इतना पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानती है सरकारें और खुद सेना के जवान और सेना के हमारे कैप्टन्स कि अगर हम ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तो कल के दिन साहब युद्ध में बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ट्रेनिंग करते हैं इतनी ज्यादा। ठीक, एक हमारे मित्र ने हमसे यह सवाल पूछ लिया था कि क्यों सरकार इतना लाखों रुपए खर्च करती है, तो आप मानेंगे नहीं, पर अभी की बात है, मैं उसको यही उदाहरण देके समझाया, बिल्कुल यही उदाहरण दे कि कैसे ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। चलिए अगला लिखिए, परिणाम और युद्ध की समाप्ति। ठीक है। और फिल्म तो चल नहीं रही है कि भैया एक हीरो आएगा और सब खत्म। परिणाम हुआ युद्ध समाप्ति। नंबर 3, रिजल्ट एंड एंड ऑफ द बैटल। ठीक, अब ये मेरे साथ ही आप लिख लीजिएगा। चलिए पहला पॉइंट लिखें इसमें,
पहला पॉइंट देखें, यह युद्ध अनिर्णायक रहा, यह युद्ध अनिर्णायक रहा। ठीक है, यह युद्ध अनिर्णायक रहा। दिस बैटल वॉज इनकंक्लूसिव, दिस बैटल वॉज इनकंक्लूसिव, परंतु परंतु इसमें फ्रांसीसी फ्रांसीसी श्रेष्ठता दिखाई दी, परंतु इसमें फ्रांसीसी श्रेष्ठता दिखाई दी। दिस बैटल वॉज इनकंक्लूसिव बट it showcased the French upper hand, the French upper hand। दूसरा पॉइंट लिखें, समझ लीजिए पहले एक बार, थोड़ा सा समझ लीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट को समझ लें। आप देखो, एक बात मुझे बताओ, आप ही लोग कमेंट करके बताओ कि दुनिया में जितने भी युद्ध हैं उनकी समाप्ति कैसे होती है। जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग, दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं उन सब युद्धों की समाप्ति कैसे होती है। तो क्या जवाब देंगे कि सर जितने भी युद्ध होते हैं उसके आखिरी में हमें समझौता देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है? समझौता। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? संधि बोल देते हैं। कि सर दोनों फिर क्या करते हैं, दोनों आपस में कोई ट्रीटी कर लेते हैं, दोनों आपस में कोई अग्रीमेंट कर लेते हैं और उस अग्रीमेंट के द्वारा युद्ध समाप्त होता है। और ये अब से नहीं, ये शुरू से चलते आ रहा है, ये शुरू से चलते आ रहा है। तो देखो, अब मुझे एक बात का जवाब दो, ये जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ध्यान देना, तो ये शुरू क्यों हुआ था? अगर मैं आपसे इसका कारण पूछूं कि ये शुरू क्यों हुआ था, तो आप कहोगे कि सर ये शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया के सक्सेशन वॉर की वजह से। बोलो यस और नो। यही कारण था कि ये शुरू क्यों हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो अब ये खत्म भी कैसे होगा? तो अगर आपको इस युद्ध को खत्म करना है तो खत्म करने के लिए पहले ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार युद्ध है वो समाप्त होना चाहिए। अगर वो समाप्त नहीं होगा तो भारत में कर्नाटक युद्ध भी समाप्त नहीं होंगे। तो यूरोप में हुआ ये दोस्तों कि 1748 में, यूरोप की बात कर रहा हूं, 1748 में यूरोप में एक संधि हुई, एक्स ला शापल, एक्स ला शापल नाम की एक संधि हुई। और इस एक्स ला शापल की संधि के द्वारा, मैं यहां अलग से लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग लिख पाए, एक्स ला शापल। तो यूरोप में एक संधि हुई, एक्स ला शापल, और इस संधि के द्वारा यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को समाप्त कर दिया गया। अंततः वहां पर यह बात मान ली गई कि भैया जो मारिया थेरेसा हैं उन्हीं को उत्तराधिकारी माना जाएगा। तो एक प्रकार से उसमें ब्रिटेन और रशिया की जीत हुई। साथ ही साथ में उसी युद्ध में यह निर्णय लिया गया कि जहां जहां पर ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं आपस में लड़ रही हैं वो आपस में लड़ना छोड़ देंगी और जिन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार किया है वह क्षेत्र भी वे एक दूसरे को वापस कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ऑस्ट्रिया के युद्ध से शुरू हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध, और यूरोप में ऑस्ट्रिया के युद्ध के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था और यूरोप में एक्स ला शापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। तो ना तुझे कुछ मिला ना मुझे कुछ मिला, बस हमने 4-5 साल लड़ाई की। ठीक है, तो 4-5 साल लड़े, एक दूसरे के सैनिकों को मारते रहे, नुकसान करते रहे, व्यापार का नुकसान करते रहे और अंततः अनिर्णायक युद्ध रहा। मद्रास दोबारा अंग्रेजों को मिल गया, फ्रांस के जहाज दोबारा फ्रांसीसियों को मिल गए और फिर कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए शांति रहेगी। तो लिखें अगला पॉइंट, इसमें सेकंड पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं, लिखना शुरू करें। इस युद्ध की समाप्ति, इस युद्ध की समाप्ति, इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में
इस युद्ध की समाप्ति यूरोप में फ्रांस तथा ब्रिटेन के मध्य हस्ताक्षरित की गई एक्स ला शापल ब्रैकेट में लिख लेना 1748, एक्स ला शापल ब्रैकेट में 1748 की संधि के द्वारा हुई। इंग्लिश में लिखिए, दिस वॉर was ended by the Aix-la-Chapelle Treaty. Aix-la-Chapelle Treaty signed between British and French government in 1748। ठीक, अब ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसी का एक सब पॉइंट बना करके लिखो, इस संधि के अनुसार यूरोप तथा अन्य स्थानों में फ्रांस तथा ब्रिटेन के मध्य चल रहे सभी युद्ध समाप्त कर दिए गए। इंग्लिश में लिखें, दिस ट्रीटी concluded wars between France and Britain in entire world। सेकेंड पॉइंट लिखिए, अंग्रेजों को इसी के तहत सेकेंड पॉइंट लिखना, अंग्रेजों को मद्रास जबकि फ्रांसीसियों को उत्तर अमेरिका में लुइसबर्ग की पुनः प्राप्ति हुई। इस बात को जरा समझ लीजिए, ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखवाया है, देखिए, तो भारत में जो मद्रास ये एक्चुअल में किसकी बस्ती थी? तो एक्चुअल में ये अंग्रेजों की बस्ती थी, पर इस पर अधिकार किसने कर लिया था? तो इस पर अधिकार कर लिया था फ्रांस ने। तो ठीक इसी तरह जो उत्तर अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर एक जगह है लुइसबर्ग। तो ये लुइसबर्ग मूल रूप से फ्रांसीसियों की बस्ती थी और इस पर अधिकार किसने कर लिया था? याद है मैंने आपको बताया था कि यहाँ किंग जॉर्ज का युद्ध चल रहा है, तो इस पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। तो एक्स ला शापेल, इस संधि के द्वारा यह तय हुआ कि भैया यहां पर जो लुइसबर्ग है ये फ्रांस को वापस कर दिया जाएगा,
और यहाँ जो मद्रास है, मद्रास, ये अंग्रेजों को वापस कर दिया जाएगा। तो दोनों ने अपने अपने जगह पर अपने अपने क्षेत्रों को वापस से प्राप्त कर लिया। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अगले पॉइंट पर आइए और आखिरी पॉइंट लिखेंगे हम इस युद्ध में दोस्तों। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट लिखिए आप, महत्व। ठीक, महत्व, इंपॉर्टेंस। ठीक, चलिए लिखें, इसमें पहला पॉइंट लिखें महत्व में, युद्ध के अंत में, युद्ध के अंत में दोनों पक्ष, दोनों पक्ष, एक मिनट बोल रहा हूं मैं, एक मिनट, युद्ध के अंत में दोनों पक्ष पुनः पुनः युद्ध पूर्व स्थिति में आ गए। एक सेकंड बोल रहा हूं मैं, ठीक है। युद्ध के अंत में दोनों पक्ष पुनः युद्ध पूर्व स्थिति में आ गए। फिर भी, फिर भी भारतीय इतिहास में, फिर भी भारतीय इतिहास में निम्न कारणों से, निम्न कारणों से यह युद्ध महत्वपूर्ण है, यह युद्ध महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में पहले थर्ड पॉइंट लिखिए उसका, ये वाला थर्ड पॉइंट लिखिए इंग्लिश में, फिर मैं ये वाला रिपीट करूंगा। इंग्लिश में आप ये वाला पॉइंट लिखें पहले, ठीक है, ये जो मैं बोल रहा था लिखें इसको। ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स गॉट मद्रास इन इंडिया, मद्रास इन इंडिया, and French regained, French regained Louisburg in North America, French regained Louisburg in North America। ठीक, फिर अगला जो मैंने आपको हेडिंग लगवाया, तो अगला हेडिंग है इंपॉर्टेंस, और इसमें पहला इस तरह से आप लिखिए पैराग्राफ और फिर आप पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ में लिखिए, although, although this war was inconclusive, although this war was inconclusive, but it has immense importance in Indian history. It has immense importance in Indian history due to following points, due to following points। चलिए पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए भैया। यूरोपीय, यूरोपीय जातियों की सैनिक प्रतिष्ठा स्थापित हो गई, यूरोपीय जातियों की सैन्य प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। It established prestige of, it established prestige of European armies, European armies। दूसरा लिखिए, भारतीय, भारतीय नरेशों के, भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्बलता, सैन्य दुर्बलता स्पष्ट हो गई। भारतीय सैनिकों की सैन्य दुर्बलता स्पष्ट हो गई। नहीं, मैं एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा, एमसीक्यू आपको खुद लगाना है घटना चक्र या दूसरी किताबों से। जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उसके पहले 10-15 दिन पहले मैं आपको एमसीक्यू करा दूंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिए, भारतीय नरेशों की सेनाओं की दुर्बलता स्पष्ट हो गई। It clarified, it clarified the loopholes of
आर्मी ऑफ इंडियन किंग्स, आर्मी ऑफ इंडियन किंग्स। और तीसरा और आखिरी पॉइंट, इसने इसने सशक्त जल सेना के, इसने सशक्त जल सेना के महत्व को स्थापित कर दिया। यस, इसने सशक्त जल सेना के महत्व को स्थापित कर दिया। इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड, इट ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ पावरफुल नेवी। ठीक, अब इसमें पॉइंट लिख लो आप लोग। अगर कभी भी इसका महत्व लिखने आए तो आप क्या करना, जो मैंने आपको कथन लिखवाए हैं ना, उनमें से एक दो कथन चिपका देना। अगर कभी भी आपने ये वाला स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे, दो एक तीन कथन हमने आपको लिखवाए हैं, तो आप एक कथन इसमें से लगा दीजिएगा। आप एक कथन क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। ठीक, चलो, तो ये हमारा पहला युद्ध समाप्त होता है। बस एक छोटा सा पॉइंट और, एक नोट डाल के लिखो, एक नोट लगाओ और लिखो, लिखिए, नोट लगा के लिखिए। फ्रांसीसी दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर, फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर, मैं लिख दे रहा हूं वोल्टेयर, ऐसे लिखते हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर ने कहा कि अपने देश में छोड़े गए, अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने, अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में, अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोप खानों में माचिस लगा दी, हमारे सारे तोप खानों में माचिस लगा दी। अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोप खाने में माचिस लगा दी, हमारे सारे तोप खाने में माचिस लगा दी। फर्स्ट कैनन, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, फ्रेंच फिलोसफर वोल्टेयर, फ्रेंच फिलोसफर वोल्टेयर, French philosopher Voltaire said that, inverted comma, that first cannon fired in our country lit, first cannon fired in our country lit up all our artilleries, lit up, बिल्कुल साबित होगी, lit up all our artillery in America and Asia। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डालना, ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है, नॉट यूपी, अनदर एग्जामिनेशन में, पर ये पूछा गया कथन है। और पूछा यह गया था कि ये कथन किस युद्ध के संदर्भ में दिया गया है। तो ये एक्चुअल में जो कथन है वो ऑस्ट्रिया के सक्सेशन वॉर के कंटेक्स्ट में दिया गया है ना, कि उसमें वोल्टेयर ये कह रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रिया का सक्सेशन वॉर में फ्रांस शामिल नहीं होता, और फ्रांस जैसा मैंने कहा कि उसकी नाक लड़ाने की आदत थी, हर जगह उसको हर मैटर में नाक अड़ाना है, ठीक है, तो वोल्टेयर ने यही कहा कि अगर वो युद्ध में शामिल नहीं होता और अपने ही देश में वो युद्ध हो रहा है, खुद उसने तोप का गोला चलाया और उसकी आग अमेरिका, भारत, अफ्रीका हर जगह फैल गई और उसने फ्रांस का और सर्वनाश कर दिया। क्योंकि एक बात दिमाग में हमेशा रखना, जो मैंने आपको डुप्ले के समय बताई थी, कि जो फ्रांस है वो इस समय बहुत ही बुरे आर्थिक हालातों से गुजर रहा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है।
यही कारण था कि डुप्ले से यह कहा गया था कि जब आप भारत जाएं तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें जैसी व्यवस्था डचों ने की है कि वो अपना पैसा यहीं से निकाल लेते हैं, उन्हें फ्रांस से या डच से पैसा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये है दोस्तों पहला फ्रांसीसी युद्ध। अब आप एक प्रश्न लिखेंगे और उसका उत्तर आप कल लिख करके लाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए। अरे तो सही बात तो बोल रहे हैं, अब समझ में आ गया आपको एकता, अब मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया दोस्त, आपको समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, हमने आपको बहुत सिंपल सी बात बताई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिंपल सी बात ये कही वॉल्टेयर ने कि देखिए अगर फ्रांस इस युद्ध में शामिल नहीं होता, अब चूंकि फ्रांस इस युद्ध में शामिल हुआ, युद्ध यूरोप में हो रहा था, लेकिन युद्ध अमेरिका में भी होने लगा, अमेरिका में भी फ्रांस और ब्रिटेन की आर्मी है, भारत में भी फ्रांस और ब्रिटेन की आर्मी है, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फ्रांस और ब्रिटेन की आर्मी है। तो जहां जहां इनकी सेनाएं थीं वो फालतू ही आपस में लड़ने लगी विदाउट एनी रीजन। ठीक है, ये बात कहना चाह रहे हैं वॉल्टेयर, और वॉल्टेयर ने एक प्रकार से फ्रांस पर कटाक्ष किया है। ठीक, मैं उसको करता हूं। नहीं 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 नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑस्ट्रियास वॉर। ठीक है, ऑस्ट्रिया सक्सेशन वॉर। ठीक, चलिए अब इसमें एक प्रश्न लिखिए जिसका जवाब आप कल लिख करके लाएंगे। प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध ने यूरोपीय शक्तियों के विस्तारवाद हेतु सशक्त इंग्लिश में लिखिए। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर paved the way, first Carnatic War paved the way of European expansion in India. Explain. European expansion in India. Explain. ठीक, ये आप लिख करके लाएंगे somehow 200 words। पहले इसका मॉडल आंसर डिस्कस होगा, फिर कल हम दूसरे और तीसरे कर्नाटक युद्ध की चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप लिखेंगे तो बहुत सी चीजें आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो कल आपसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? उम्मीद है कि अब क्लास आपको समझ में आने लगी होगी। अब शिकायतों का दौर शायद पहले से कम हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद है। ठीक, चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, एक सेकंड दीजिए बस मुझे, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं। इस शनिवार को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। ठीक है, तो मैंने अभी से आपको बता दिया, तैयार रहिएगा उस चीज़ के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।